Adding flexi cap to your portfolio, is it a good idea, neutral idea, or a very very bad idea in this market scenario? और ये फ्लेक्सी कैप्स होते क्या हैं, क्या रिटर्न देते हैं और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है आपके पोर्टफोलियो में? सो पहले तो हम ये समझेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले कुछ सालों से कैसा परफॉर्मेंस दिया है, प्लस फ्लेक्सी कैप्स होते क्या हैं और मेरे पोर्टफोलियो में ये ऐड करना क्यों जरूरी होता है। So let's review the fund. So let's review पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो 2013 का आया हुआ है और आज उसकी NAV अगर मैं डायरेक्ट में इन्वेस्ट करती थी तो 50 रुपीज की है और अगर मैं रेगुलर इन्वेस्ट करती थी तो 47 रुपीज की है। So let's review this fund and understand कि जिन्होंने ये फंड लिया हुआ है is a wise idea to grow as a SIP और अगर किसी ने इसको ऐड करना है तो it's a wise idea to add into your portfolio in a current scenario where market is flexible, domestic market is very volatile and international market is not supporting domestic markets. So let's review it. फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में आपको एक बैलेंस आउट देते हैं जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन रहता है, पर वो आपके चॉइस से नहीं रहता। ये चॉइस फंड मैनेजर की होती है। मार्केट के हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, मेजरली या लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस फंड में जो फंड मैनेजर डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। So for example, if today market is volatile, he would prefer the market portfolio to be more on large cap. And अगर उनको लगता है कि मार्केट में IT सेक्टर ज्यादा बूम कर रहा है तो he will move the portfolio to a large cap IT sector. अगर मिड कैप बूम कर रहा है और he thinks that in future mid cap will perform better, so he will move major of the portfolio into mid cap. And similar thing they will do it for a small cap also. So आपका कोई से नहीं होता, आपने अपना राइट फंड मैनेजर को दे दिया है एंड रेगुलेशन भी यही कहती है, फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन रखते हैं, कौन सी कैपिंग में कितना एलोकेशन रखते हैं, मिड कैप में ज्यादा रखते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा रखते हैं या लार्ज कैप में ज्यादा रखते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो पे कि फंड मैनेजर उस पे क्या होल्डिंग्स देखता है। अगर मैं बात करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, 2013 का फंड है, बहुत ही स्टेबल रहा है। अगर मैं 5 साल की बात करूं, द फंड हैज गिवन अ रीजनेबल हायर रिटर्न इन द मार्केट। सो अगर फंड ने रिटर्न दिया है 17% का तो मार्केट ने रिटर्न दिया है 15% का, क्योंकि इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 का है और इंडेक्स के हिसाब से इसने 5 साल में बीट करा है। पर पिछले 1 साल की बात करूं तो अगर निफ्टी ने पॉजिटिव 5% रिटर्न दिया है तो फंड ने नेगेटिव 5% रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न क्यों आया इस फंड में? इस फंड का मेजर कारण था आईटी सेक्टर का, क्योंकि इस फंड में 15% की होल्डिंग फॉरेन होल्डिंग्स हैं। तो डोमेस्टिक में अगर इनकी होल्डिंग्स 60% की है प्लस 15% की होल्डिंग्स इनकी फॉरेन फंड्स की है या फॉरेन स्टॉक्स की बोल सकते हैं, लाइक अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज में इनकी 4% की होल्डिंग्स हैं। तो वो पोर्टफोलियो को नीचे की तरफ ड्रैग डाउन कर रहा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नो डाउट द फंड विल कम बैक। जैसे ही आईटी सेक्टर बूम करेगा तो वैसे ही ये फंड भी परफॉर्मेंस बैक आ जाएगा। मेजर होल्डिंग्स इनकी बैंकिंग एंड आईटी में ही हैं, तो बैंकिंग कंसिडर टू बी अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी ऑल्सो। डोमेस्टिक होल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, बजाज फाइनेंस में इनकी होल्डिंग है 5% की। एंड अगर मैं बात करूं HDFC में होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग्स इज 86% इनटू इक्विटी। 86% is a reasonable, very, very good holdings. So friends, let's review top 10 holdings of this portfolio. So HDFC Bank, Bajaj, ITC, ICICI Bank, HCL, Axis Bank, Power Grid Corporation, Microsoft, Alphabet and Coal India जैसे टॉप 10 होल्डिंग्स है जहां पर 3 से 5% की होल्डिंग नॉमिनली मूवमेंट करती रहती है। और मेजर चेंज जो लास्ट मंथ इस फंड में देखा गया है कि इन्होंने UTI AMC में भी अपना एक्सपोजर लिया है। सो ओवरऑल अगर रिस्क की बात करा जाए इस फंड में तो रिस्क वॉलेटिलिटी ऑन दिस फंड इज वेरी वेरी लेस कंपैरेटिवली टू द मार्केट और इसका बीटा भी 1 से कम है, जिसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बेहतर रहेगा
comparatively looking at the market volatility. So friends, we recommend Parag Parikh for a longer duration investors for 3 to 5 years, जहां पर आप अपने पैसे को सेफ पा सकते हैं. होल्डिंग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेजरली इनटू लार्ज कैप्स है 57% ऑफ होल्डिंग्स, 15% ऑफ फॉरेन फंड एक्सपोजर भी है. अगर आप पोर्टफोलियो में फॉरेन एक्सपोजर लेना चाहते हैं इन अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केट, तो आप पराग पारिक चुन सकते हैं. और अगर मेरे इन्वेस्टर्स ने इसमें ऑलरेडी सिप करी हुई है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, बिकॉज अगर ये डिस्काउंटेड पे भी है तो अगर मेरे इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है सिप के तौर पे तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, बिकॉज इसमें ओवरऑल एवरेजिंग आउट हो रहा है. आईटी सेक्टर अगर डिस्काउंट पे भी है, स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट. सो लॉन्ग टर्म फॉर 3 to 5 years इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड फंड. सो अगर मैं इसके AUM की बात करूं, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 28,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस फंड में, जिसमें आपके डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी रहते हैं और रेगुलर इन्वेस्टर्स भी रहते हैं. और खर्चे की बात करें तो रेगुलर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 1.64 का एक्सपेंस रेशियो है, और अगर आप डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो 0.74 का एक्सपेंस रेशियो है. तो आप डायरेक्ट में आपका खर्चा कम हो जाता है, जहाँ की रेगुलर में जब आपका एडवाइजर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है तो एक्सपेंस बढ़ जाता है. सो आप अपनी वाइजली चेक कर सकते हैं. बट येस, किसी फंड से एग्जिट और एंट्री करने में आपका एडवाइजर जरूर मदद करता है, लुकिंग एट दी मार्केट सिनेरियोज. अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे कोई भी फंड जहां पर आप चाहते हैं कि हम आपको रिव्यू दें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिव्यू ज़रूर लेके आएंगे. और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, प्लस हमें सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें. सो फ्रेंड्स, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर.